नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे दोस्त, उनके लिए ये क्लास है। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पहला अध्याय आज की क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। इसका पहला अध्याय है, लेसन 1 है शिक्षा की संकल्पना। इसमें पढ़ेंगे, अर्थ और महत्व को देखेंगे। शिक्षा का अर्थ है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाता है। शिक्षा का अर्थ है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार शिक्षा क्या है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास के अनुसार शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करती, वस्तुतः वह मनुष्य को बोलना, चलना तथा व्यवहार करना भी सिखाती है। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शास्त्री जो हैं, शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः 3 रूपों में करते हैं। कौन कौन से रूपों में? ज्ञान के रूप में, पाठचर्या का एक विषय के रूप में और व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया के रूप में। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु के अनुसार शिक्षा मनुष्य को पार्श्व प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा की व्युत्पत्तिक अर्थ है शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत है कि लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से उत्पन्न हुई है, जैसे कि एडुकेटम, इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है। और दूसरा है एडुसियर, इसका अर्थ है बाहर की ओर अग्रसित करना, टू लीड आउट। इसके संबंध में शिक्षा शास्त्रियों की धारणा है कि वह ई प्लस ड्यूसर से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट और ड्यूसर का अर्थ है टू लीड। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करती है। और तीसरा है एडुकेयर, इसका अर्थ है आगे बढ़ाना, विकसित करना या पोषण करना, टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू नरिश। इसका अर्थ है शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है दोस्तों? शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती है, यह एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें बालक को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा कुछ विषयों तक ही सीमित रहती है। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसे उसके लिए उपयोगी समझा जाता है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय ही होता है। टी रेमंड के कथन अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। और प्रोफेसर रीवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है दोस्तों? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण
का प्रक्रिया यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके बाद ही अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिवार के अन्य सदस्यों, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था से ही बालक प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करता है। प्रोफेसर डमविल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मार्क हॉपकिंस के अनुसार अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। शिक्षा की परिभाषाएं देख लेते हैं दोस्तों। अरिस्टो के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरिस्टो के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। और कमेनियस के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों। कमेनियस के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। और महात्मा गांधी के अनुसार दोस्तों, महात्मा गांधी से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क को आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। और भी परिभाषाएं देख लेते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के अनुसार एक और परिभाषा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। अरविंद के अनुसार देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है महात्मा गांधी, अरविंद और स्वामी विवेकानंद जी की। इन डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा परिभाषाओं को दोस्तों, ये 1 नंबर में आ सकती हैं, आती भी हैं। अरविंद के अनुसार देखते हैं, शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। मनुष्य के भीतर ही ज्ञान है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अब देख लेते हैं शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया। एडम ने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है किसके अनुसार? ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक बार इसको अच्छे से ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। एडम्स और रॉस के अनुसार ये दोनों ही डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। और रॉस के अनुसार, रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हुए कहा है, चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। डीवी के अनुसार देख लेते हैं। डीवी के अनुसार शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है कि त्रिमुखी कैसे दोस्तों? त्रिमुखी जैसे कि शिक्षा और शिक्षक के साथ ही पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है। एडम और रॉस के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थी, यानी इसमें बालक और अध्यापक और विद्यार्थी की आवश्यकता थी। लेकिन जो डीवी हैं उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, क्योंकि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के साथ ही पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने शिक्षा को बहुआयामी भी बताया है। शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा मानव के एक पहलू का विकास न करके बहुत यानी अनेक आयामों का विकास करती है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक व प्राकृतिक रूप से। आइए दोस्तों देख लेते हैं मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है दोस्तों? व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है, व्यक्तिगत विकास के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। समाज की
प्रगति के लिए भी शिक्षा आवश्यक है और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आवश्यक है और मानव जीवन में मानव कल्याण के लिए भी शिक्षा आवश्यक है और सभ्यता तथा संस्कृति के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य। आज की क्लास में शिक्षा का उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ एम। उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति है उत प्लस दिस। संज्ञावाची कृदंत रूप बराबर उद्देश्य। उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर और दिस का अर्थ होता है दिशा दिखाना। इस प्रकार उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ ऊपर की ओर दिशा दिखाना है या उन्नत दिशा का संकेत करना होता है। उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति उद्दिष्ट शब्द से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना होता है। एडिसन के अनुसार संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये एडिसन के कथन है। और पेस्टोलॉजी का कथन है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। रूसो का कथन है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन है रूसो का। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं दोस्तों? कारक हैं देश व काल की परिस्थिति के अनुसार, दूसरा है उच्च एवं महान आदर्श, तीसरा है व्यक्ति की आवश्यकता, चौथा है सर्वांगीण विकास पर बल और पांचवा कारक है व्यक्ति और समाज में सामंजस्य, छठा है उद्देश्यों की स्पष्टता और सातवां कारक है दर्शन, आठवां है तकनीकी उन्नति और नाइन्थ है नैतिक विचारधारा। ये कारक हैं। ये वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक थे। और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं व्यक्ति एवं सामाजिक और उनमें समन्वय, दूसरा है चरित्र का विकास, तीसरा है लोकतांत्रिक उद्देश्य और चौथा है नागरिकता का विकास, पांचवा है शारीरिक विकास और दूसरा है मानसिक विकास, सातवां है आध्यात्मिक विकास। ये थे शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। आठवां है जीविकोपार्जन, नौवां है सांस्कृतिक उद्देश्य, 10वां है राष्ट्रीय एकीकरण और 11वां है अवकाश का सदुपयोग, 12वां है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और 13वां है सर्वांगीण विकास। इतना सेकंड चैप्टर में आएगा दोस्तों। ये एक नंबर में पूछ सकते हैं, लॉन्ग में आएगा तो कुछ ये हेडिंग्स डाल के आप इनके अंदर कुछ बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड लेसन। इसमें शिक्षा के प्रकार लिख लेते हैं। शिक्षा के प्रकार हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। ये शिक्षा के प्रकार आपके सिलेबस में है, ये आपके चैप्टर में भी आएंगे। इनको देख लेते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा है शिक्षा का यह साधन प्रश्न सहित शिक्षा देने का कार्य करता है। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। डीवी ने कहा है, औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं हैं यह शिक्षा पूर्व आयोजन, नियोजन एवं सप्रयत्नशील उपायों द्वारा प्रदान की जाती है और यह शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है। तीसरी विशेषता है औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों के द्वारा ही प्रदान की जाती है और चौथी विशेषता है यह शिक्षा भौतिक मूल्यों से जुड़ी होती है। पांचवी विशेषता है इसका उद्देश्य बालक को परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है और छठा है औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित
सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। अब देख लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक साधन शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसका मानना है कि लिखना, पढ़ना या अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वास्तव में वह है जो हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीखते हैं और यह अनुभव व्यक्ति के जीवन पर्यंत प्राप्त करता है। यह अनुभव व्यक्ति जीवन पर्यंत प्राप्त करता है। वैन टॉक के शब्दों में शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वह जो कुछ है उसका निर्माण होता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, पहली है अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक होती है अर्थात यह कृत्रिमता से परे होती है। दूसरी विशेषता है यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। तीसरी विशेषता है इस शिक्षा को देने के प्रमुख साधन परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म आदि हैं। और चौथी विशेषता है इसमें बालक अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। और पांचवा है इसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा ग्रहण करता है। बालक के ऊपर कोई कठोर नियंत्रण नहीं होता है। छठी विशेषता है यह बालक की रुचि व जिज्ञासा पर आधारित होती है। और सातवीं है अनौपचारिक शिक्षा धन, समय व श्रम बचाती है। अब देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा, ये भी आपके सिलेबस में है। दूरस्थ शिक्षा या दूरवर्ती शिक्षा। दूरवर्ती शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर रहकर शिक्षा लेना और देना। यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी को किसी स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर उपस्थित हुए बिना अध्ययन या अध्यापन तथा शिक्षण की गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित की जाती है। दूरस्थ शिक्षा को कई नामों से जाना जाता है जैसे कि पत्राचार शिक्षा, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। दूसरा है गृह अध्ययन होम स्टडी। तीसरा है बाह्य अध्ययन एक्सटर्नल स्टडी। फोर्थ है दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंट एजुकेशन। फिफ्थ है परिसर से बाहर अध्ययन ऑफ कैंपस स्टडी। और छठा है मुक्त अधिगम ओपन लर्निंग। और सातवीं है स्वतंत्र अध्ययन इंडिपेंडेंट स्टडी। आठवीं है बहुमाध्यम शिक्षा मल्टीमीडिया एजुकेशन। अब देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। इसमें आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने का बंधन नहीं होता। दूसरी विशेषता यह है दूरस्थ शिक्षा की कि यह एक ज़्यादा लचीली विधि है। तीसरी है दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और चौथी विशेषता है इस विधि में छात्रों के ऊपर बाहर से कुछ थोपा नहीं जाता। जो कुछ सिखाया जाता है छात्र अपने का लेसन 4 पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में देखेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य उद्देश्य हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास। दूसरा उद्देश्य है जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। तीसरा मुख्य उद्देश्य है दायित्वों के निर्वाह की क्षमता। और चौथा मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। पांचवा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कुशलता का विकास करना। और
छठा, वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। और सातवां है ईश भक्ति तथा धार्मिक भावनाओं की उन्नति एवं विकास करना। आगे देख लेते हैं वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं। वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के पश्चात मनन तथा चिंतन करते थे। दूसरी विशेषता है वैदिककालीन शिक्षा की दूसरी विशेषता है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में किया जाता था। गुरुकुल प्रायः शांत एवं स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। परिषद उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। तीसरी है विशेषता पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष एवं तर्क विज्ञान को शामिल किया जाता था। नृत्य कला, संगीत व अभिनय आदि को भी स्थान दिया गया था। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान होता था। चौथी विशेषता है परीक्षाएं। परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थीं। दूसरा पाठ पढ़ाने से पहले पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। अनुशासन पांचवी विशेषता है। अनुशासन पांचवी विशेषता है। गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे। स्वानुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनम्र होते थे। स्त्री शिक्षा कैसी होती थी? वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। गुरु शिक्षा संबंध विशेषता है। सातवीं विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। वैदिक युग में गुरु व शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का होता था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। वैदिककालीन शिक्षा की आठवीं विशेषता जो मुख्य है उपनयन संस्कार। यह संस्कार प्रत्येक वर्ग के छात्र के लिए अनिवार्य था, परंतु शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था। यह संस्कार उपनयन संस्कार उस समय होता था जब छात्र गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण में 8 वर्ष, क्षत्रिय में 11 वर्ष और वैश्यों में 12 वर्ष होती थी। अध्ययन काल की साधारण अवधि 12 वर्ष थी। 24 व 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन पूरा करके ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने योग्य हो जाता था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे और 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। चौथे वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं। कौन कौन सी विधियाँ थीं दोस्तों? श्रवण विधि, मनन विधि और निध्यासन विधि। ये 3 प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ होती थीं पढ़ने की, शिक्षा ग्रहण करने की। चूड़ाकर्म संस्कार कब होता था दोस्तों? ये 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे। चूड़ाकर्म संस्कार को मुंडन संस्कार या विद्यारंभ संस्कार के नाम से भी जाना जा सकता है। ये 1 नंबर में आ सकता है। इसको एक बार
जरूर याद कर लीजिएगा, मनन जरूर करिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा की कमियाँ, क्या कमियाँ थीं दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा में? निम्नलिखित कमियाँ थीं। नंबर 1 तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। दूसरी कमी ये थी कि वैदिक शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर एक मार्गी थी। तीसरी कमी ये थी कि स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं था और शिक्षा पद्धति मौखिक होती थी। पांचवी कमी है धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों का ही प्राधान्य था। नेक्स्ट कमी है माध्यम संस्कृत था और अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता था। ये कमियां थीं वैदिक कालीन शिक्षा की। अब देख लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। बौद्धकालीन शिक्षा का आरंभ 6 या 8 वर्ष से माना जाता था। शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करते थे। मठ में प्रवेश करने से पहले बच्चे का प्रवज्जा नहीं होगा, पवज्जा संस्कार किया जाता था। वह अपने सिर के बाल मुड़वाता था। पीले वस्त्र धारण करके शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद वह शरणतीय का अनुसरण करता था। शरणतीय कौन कौन से हैं दोस्तों? 3 हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रवण, सामनेर या सिद्ध विहार कहा जाता था। छात्रों को 6 माह तक सिद्ध रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे। इसको समाप्त करने के बाद बालक 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। 12 वर्ष के बाद 20 वर्षीय आयु उपसंपदा संस्कार होता था। 9 भिक्षु होते थे 9 भिक्षु 10 नियमों के पालन का संकल्प लेता था। नियम कौन से हैं दोस्तों वो आगे देखेंगे। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है विद्यार्थित्व, स्टूडेंटशिप। विद्यार्थियों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लड़के अधिक होते थे। राजा महाराजाओं से लेकर मछुआरों तक के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। केवल चांडालों के पुत्रों को प्रवेश का अधिकार नहीं था। बौद्ध शिक्षा की दूसरी विशेषता है शिक्षा आरंभ करने की उम्र। बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त करने की उम्र 6 वर्ष होती थी। इसमें पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना। इसका तात्पर्य था छात्र को अपने परिवार से अलग होकर मठ में प्रवेश करना होता था। छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र पहनता था, मठ के भिक्षुओं के शरण में माथा टेकता था और पालथी मारकर बैठ जाता था। तब श्रेष्ठ भिक्षु 3 बार कहलवाता था। क्या कहलवाता था दोस्तों? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और नेक्स्ट विशेषता है आदेश। इनको क्या आदेश थे? आदेश या नियम मान सकते हैं। 9 भिक्षुओं को 10 नियमों के पालन का संकल्प लेना होता था। कौन कौन से वो 10 नियम होते थे दोस्तों? 10 नियम थे। आगे देखते हैं 10 नियम कौन कौन से थे। 10 नियम थे जीव हत्या ना करना, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, समय पर भोजन करना, नृत्य संगीत तमाशा से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, भूमि शयन करना, स्वर्ण चांदी दान ना लेना, शुद्ध रहना। ये 10 नियम थे जो 9 भिक्षुओं को इन नियमों के पालन का संकल्प लेना होता था।
नेक्स्ट विशेषता है अध्ययन का समय। बौद्ध शिक्षा की नेक्स्ट विशेषता क्या है? अध्ययन का समय। 12 वर्ष पवज्जा का, 10 वर्ष उपसंपदा का और विद्यारंभ कार्य 8 वर्ष से 30 वर्ष तक चलता था। नेक्स्ट विशेषता है गुरु के प्रति विद्यार्थी के कार्य। भोजन का प्रबंध करना, ये विद्यार्थी का कार्य होता था। सेवा करना, साफ सफाई करना, ये गुरु के प्रति विद्यार्थी के कार्य हुआ करते थे। नेक्स्ट विशेषता है विद्यार्थी जीवन के नियम। विद्यार्थी जीवन के नियम थे सादा भोजन करना, दिन में 3 बार सादा भोजन करना, वो भी दिन में 3 बार। वस्त्र धारण के नियम थे और भिक्षारण था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण देख लेते हैं दोस्तों। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण है छात्र सदाचार तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। दूसरा है इस काल की शिक्षा सुसंगठित केंद्रों में समस्त योजनाओं के साथ विधिवत प्रदान की जाती थी। तीसरा गुण है इस शिक्षा में जाति पाति का भेदभाव नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जाति पाति का भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट गुण है बौद्ध शिक्षा निःशुल्क होती थी। 5वां गुण है इस काल की शिक्षा में शारीरिक दंड का अभाव था। और 6ठा गुण है गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान था। ये बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के गुण थे। आगे देख लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के दोष देख लेते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के दोष निम्नलिखित हैं। पहला दोष है इस काल की शिक्षा में धार्मिक तत्वों को ही अधिक प्रधानता थी। दूसरा दोष है इस काल की शिक्षा में अहिंसा पर बल दिया जाता था। और बौद्धकालीन शिक्षा का तीसरा दोष है स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक, व्यावसायिक वर्ग तक ही सीमित रह गई थी। और चौथा दोष है बौद्ध शिक्षा पूर्ण रूप से भगवान बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे।